अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू नावल धड़कनों का रक्स राइटर अरीबा अमजद पेशे खिदमत है। उसने एक घूंट शराब का पिया और महरून को होंठों को चूमने लगा। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, तुम मेरे पास ही रहो ना महरीन। वो बोर्ड बुढ़ाती हुई उसकी बाहों में आकर बैठ गई और उसके सीने पर अपना सर रख लिया। शौकत खान, मुझे यूं लगता है जैसे अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू नावल धड़कनों का रक्स राइटर अरीबा अमजद किस्त नंबर 2 और 3 पेशे खिदमत है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। हिफ्सा ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुई और किचन में अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी, मैं जा रही हूँ, मम्मा भी आज घर पर ही है, उसकी छुट्टी है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तैजान और फैज़ान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप बस गेट मत खोलना, कोई भी आए, आप दोनों में से किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हिफ्सा, तुम भी ध्यान से जाना, मुझे तुम्हारी ही फिक्र लगी रहेगी जबकि तुम हॉस्पिटल से वापस नहीं आओगे। खाजा बेगम ने परेशान अंदाज में कहा। अम्मी, अब मेरी फिक्र ना करें, मुझे उन जालमों से अच्छे निपटना आता है। बस अब गेट मत खोलिएगा। हिफ्सा, जिसके लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा नाक और सफ़ेद रंग था, ड्यूटी पर वो हमेशा हिजाब में रहती थी और मुंह मास्क लगाकर रखती थी। हिफ्सा जिस शहर में रहती थी वो उस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सीनियर नर्स थी। हिफ्सा को नौकरी करते हुए ये तीसरा साल था। वो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करती थी। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और पुराने मरीज हिफ्सा पर बहुत एतमाद करते थे। हिफ्सा काम थोड़ा आहिस्ता करती थी मगर तसल्ली से एकदम परफेक्ट काम करती थी। हिफ्सा हॉस्पिटल गई और अपने स्टाफ से मिली क्योंकि आज वो 2 छुट्टियों के बाद आई थी। आज पूरा दिन उसकी ड्यूटी आईसीयू में थी। सबसे मिलने के बाद वो आईसीयू में चली गई। हिफ्सा मरीजों की देखभाल दिल से करती थी, इसके दिल में कभी भी किसी मरीज के लिए कराहत नहीं आती थी। उसने सब मरीजों का हाल पूछा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मैरा को वॉशरूम जाना था मगर आलिया बेगम को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो हिफ्सा के पास गई और उससे कहा कि प्लीज़ आप 2 मिनट मेरी माँ जी के पास बैठ जाए, मुझे वॉशरूम जाना है। आप बेफिक्र होकर वॉशरूम जाओ, मैं आपकी माँ जी के पास ही हूँ। हिफ्सा आलिया बेगम के पास जाकर बैठ गई। अचानक आलिया बेगम की आंख खुली तो वो यहाँ वहाँ देखने लगी। फिक्र ना करें, आपकी बेटी वॉशरूम में गई है, अभी आ जाती है। हिफ्सा ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है, उसे बुलाओ, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। आलिया बेगम धीमे लहजे में बोली, क्या नाम है आपके बेटे का, मुझे बताएं, मैं बाहर देखती हूँ, हो सकता है वो वेटिंग रूम में बैठा। हारिस नाम है उसका। हिफ्सा आईसीयू रूम से निकल कर बाहर गई तो वहाँ हर काफ़ी लोग बैठे थे। हारिस, यहाँ पर कोई हारिस नाम का लड़का मौजूद है? हिफ्सा ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। हारिस खान मदद सोफे पर बैठे हुए सो रहे थे। क्या हुआ हिफ्सा, किसे ढूंढ रही हो? रिसेप्शन में बैठी नरस ने कहा। अंदर एक माँ जी अपने बेटे को बुला रही है जिसका नाम हारिस है। सब खामोशी से बैठते, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है हारिस नाम का लड़का। हिफ्सा ने कहा, उस लड़के को उठाओ, मुझे लगता है ये होगा हारिस क्योंकि ये कल से यहाँ पर ही है। उसकी शायद अम्मी एडमिट हैं आईसीयू में। हारिस जिसका नाम गंदमी रंग था, काले स्याह बाल, होंठों के पास एक तिल था जिसकी वजह से वो हर लड़के को बहुत अट्रैक्ट करता था। मैं कैसे उठाऊँ उसे? हिफ्सा झट से बोली, अरे कुछ नहीं होता, जरा सा हाथ लगाकर ही हिलाओ, उठ जाएगा। मैं कब से इसके पास खड़ी बोल रही हूँ मगर उसकी नींद में कोई ज़रा सी भी बेजहारी नहीं है। हिफ्सा ने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई थी, उसने हारिस के बाजू पर जोर से वो पेंसिल चबोड़। सस, क्या मसला है लड़की, इतनी ज़ोर से तुमने मुझे ये पेंसिल छुई है? हारिस की फ़ौरन आंखें खुल गईं और वो अपने बाजू मसालने लगा। घोड़े बेचकर सो रहे थे क्या? कब से मैं यहाँ खड़ी पूछ रही हूँ हारिस कौन है, हारिस कौन? मजाल है तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज़ गई हो? हिफ्सा सर्द लहजे में बोली, अल्लाह कितनी पागल है ये लड़की, मैं तो सो रहा था, भला मेरे कानों तक तुम्हारी आवाज़ कैसे पहुँचती? बेवकूफ़, इतनी ज़ोर से पेंसिल का सिक्का चुभाया वो अपने शर्ट के बाजू ऊपर उठ चढ़ा कर देखने लगा कि कहीं खून तो नहीं निकल रहा। इसलिए मुझे बेवकूफ़ बोला, उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले उसे उसकी अम्मी से तो मिलवा दो। तुम्हारी अम्मी कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं, तुमसे मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं। चलो अंदर मेरे साथ। हिफ्सा उसे अंदर ले गई। फ़ौरन अपनी माँ से लिपट गया। हिफ्सा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और दोनों माँ बेटे को देखने लगे। कैसी हैं अब आप? मैं इतना परेशान हूँ, आपके लिए ऐसा क्या हुआ था जो इतनी हालत बिगड़ गई थी आपकी? बस वैसे ही बैठे बैठे चक्कर गए थे, परेशान ना हुआ करो। हारिस की अम्मी ने उसे चूमते हुए कहा, मैं जानता हूँ वो गंदा इंसान आया था घर पर मेरी गैर मौजूदगी में और उसने कुछ गलत बोला जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हारिस, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, तुम नहीं जानते अपने बाप को, वो बहुत जहरीला इंसान है, मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहती। इतने में मैरा भी आ गया। हारिस, तुम यहाँ? मैरा ने हैरानगी से कहा, तुम कहाँ थी?
हारिस ने कहा, मैं वॉशरूम गई थी। वो सामने बैठी लड़की को बोल कर गई थी कि माँ जी के पास बैठ जो, मैं बस अभी आई। हाँ वही मुझे बुलाने आई थी बाहर। हारिस उसे घूरता हुआ बोला, मगर हिफ्सा अपने काम में मसरूफ थी। कुछ देर के बाद हिफ्सा ने देखा कि वो लड़की भी वॉशरूम से आ गई है और ये लड़का हारिस भी अभी तक यहाँ पर ही है। वो जल्दी से उठी और उनकी जाने पड़ी। चलो आप बाहर चलो, एक वक्त में एक ही बंदा रुक सकता है पेशेंट के पास। हिफ्सा ने हारिस की तरफ देखते हुए कहा, हारिस बेटा, मेरा और तुम घर चले जाओ, आराम कर लो। घर जाकर मैं अब ठीक हूँ। मेरा ने पूरी रात बैठकर गुजारी है यहाँ। नहीं फूफो, मैं नहीं जाऊँगी तब तक जब तक आप ठीक नहीं हो जाएगी। मेरा बोली, आप जा सकती हैं, मैं आपकी माँ जी का ख्याल रख लूँगी। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आप भी बीमार पड़ जाएंगी, फिर ख्याल कैसे रखेंगी उनका। मैं हिफ्सा को देखकर मुस्कुराने लगी। चलो ठीक है, फिर मैं 1 घंटे के लिए घर हो आती हूँ। हारिस नींद में खड़ा सर खुजा रहा था। चलो हारिस, तुम भी फ्रेश हो जाना, मैं माँ जी के लिए अच्छा सा खाना भी बनाकर ले आऊँगी। मेरी माँ जी का ख्याल रखना। हारिस ने हिफ्सा को देखते हुए सादे लहजे में कहा। उसे अभी तक गुस्सा था जो हिफ्सा ने उसे बुर्र पेंसिल चुभाई थी। गुस्सा उसे घूरती हुई मुस्कुराई। हिफ्सा उसे घूरती हुई मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल ख्याल रखूँगी। वो दोनों जब घर पहुँचे तो मैरा गाड़ी से उतर कर फ़ौरन अंदर चली गई। हारिस गाड़ी गैराज में खड़ी कर रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बजना। किसका फ़ोन है? उसने गाड़ी से उतरते हुए जेब से मोबाइल निकाला तो अली की कॉल थी। हाँ अली, हाँ यार यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आया? आंटी की तबीयत तो ठीक है ना? अली ने कहा। हाँ अम्मी पहले से बहुत बेहतर है, मगर अभी हॉस्पिटल में ही है। अभी भी मैं और मेरा घर आया है कुछ देर के लिए, पूरी रात सो नहीं सका, बहुत हालत ख़राब है। चल यार परेशान हो, रेस्ट कर। मैं और हसरत लगाते हैं चक्कर हॉस्टल में थोड़ी देर तक। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, तेरे यार हाजिर है। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना। हारिस बात करते हुए जब टीवी लाउंज में दाखिल हो तो अजीब आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। मेरा एक कोने में सहमे खड़ी थी। मेरा क्या हुआ? ये आवाज़ें कैसी? कौन इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहा है? मेरा भागती हुई हारिस के पास आई और उसके सीने से लाग गई। हारिस, मुझे लगता है अंदर शौकत अंकल हैं और उनके साथ कोई और भी है। मेरा ने घबराते हुए कहा, तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं देखता हूँ उस घटिया इंसान को। आज मैं इसका काम तमाम करके ही रहूँगा। हारिस कमरे के पास जाकर रुक गया और दरवाजे को कान लगाकर आवाज़ें सुनने लगा। वो अपने बाप की गंदी आवाज़ें सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने जरा से दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसका बाप एक औरत के साथ बेड पर नाज़िबा हालत में पड़ा था। उस औरत ने हारिस को देख लिया था मगर वो अपने काम में लगी रही। उसने दरवाजे को लात मारे, कमरे में घुसते अपने बाप को गले से पकड़ लिया। बेघरत इंसान, कुछ तो शर्म कर, तेरी वजह से मेरी माँ वहाँ अस्पताल में पड़ी और तू दूसरी औरतों से मज़ा लेता फिर रहा है। उसने अपने बाप को बेड से उठाकर दीवार की तरफ धक्का दिया। शौकत खान इस वक्त फुल नशे में था। वो औरत मज़े से बेड पर बैठी ये सब तमाशा देख रही थी। वो लड़के, तुझे शर्म नहीं आती? वो नशे में धुत पड़ा है और तू उसे मार रहा है। वो कुछ घायल तो नहीं कर रहा था, बस अपने प्यास ही तो बुझा रहा था मेरे साथ। सामने पड़ा टेबल पर गिलास हारिस ने उठाकर उस औरत के सर में दे मरा। तुम जैसी औरतें होती हैं जो मर्दों को ख़राब करती हैं। उस औरत ने कमरे से भागने की बहुत कोशिश की मगर वो हारिस के हाथों से बच ना सकी। ये शोर शराबा सुनकर बाहर आया, हिम्मत करके कमरे की तरफ दौड़ी हुई आई। हारिस मत करो, बाहर आ जाओ कमरे से प्लीज़। हारिस छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। मेरा रोती हुई चीखी, नहीं मेरा आज नहीं, आज मैं इस आदमी की जान लेकर रहूँगा। उसने हमारे सारे घर का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। उसने अपने बाप को पकड़ा और कमरे से बाहर ले आया। हारिस छोड़ दो, खुदा का वास्ता छोड़ दो उन्हें। हारिस, मेरा हारिस को पकड़ कर ज़बरदस्ती से उसके कमरे में ले गई। पानी पियो, ये पानी पियो तुम। उसने हारिस को पानी का गिलास पकड़ाया। हारिस ने एक घूंट पानी का पिया और फिर से उठकर बाहर चला गया। मेरा उसके पीछे भागती हुई गई। आतिफ, आतिफ। हारिस ने गार्ड को आवाज़ दी। वो हारिस की आवाज़ सुनकर भागते हुए अंदर, जी साहब। वो बोला, उसको तुम अंदर कैसे आने दिया? तुम्हें मैंने क्या समझा कि ये शख्स घर में दाखिल नहीं होना चाहिए? हारिस चीखा। शौकत खान नशे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था और वो औरत भी हारिस को बददुआएं दिए जा रही थी। उस औरत के सर से काफ़ी खून बह चुका था। हारिस साहब, मैंने उन्हें बहुत मना की थी मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और अंदर आ गए। वो डरता हुआ बोला, उसे अभी के अभी यहाँ से ले जाओ और इस औरत को भी धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। इस जैसी औरतों का यही इलाज है ना, ये अपना घर बसाती है और ना ही दूसरों को घर बसने देती हैं। ये कहकर हारिस अपने कमरे में चला गया। मैरा भी रोती हुई अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया। क्यों गया आप दोनों? मुझे छोड़ो। क्यों? आखिर क्यों? फूफू, मैं हारिस इतनी मुश्किल में है। फूफू वहाँ बीमार और अंकल जो हर रोज़ नई लड़की घर ले आते हैं फूफू को परेशान करते हैं, हारिस को परेशान करते हैं। हम सब की ज़िंदगी मुश्किल होगी मामा बाबा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने मामा बाबा की फ़ोटो को सीने से लगाकर बैठ गई। नहीं अम्मी, दरवाज़ा नहीं खोलना प्लीज़ अम्मी। मोमना कांपती हुई अपनी अम्मी को दरवाज़ा खोलने से रोक रही थी। मोमना, ऐसे तो ये तमाशा लगा दें बेटा महल्ले में, मुझे बस एक बार दरवाज़ा खोलकर पूछने दो आखिर उन्हें मसला क्या है। खालदा बेगम ने कहा, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो
अम्मी प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलिएगा, वो रोई जा रही थी। मोमना अपने कमरे में चली जाओ, 1 मिनट से पहले। खालसा बेगम ने सख्त लहजे में कहा तो मोमना भागती हुई अपने कमरे में चली गई और एक कोने में जाकर छुप गई। मोमना 11वीं जमात में थी और वो घर में सबसे छोटी थी, लाड प्यार में पली थी। उसका दिल बहुत छोटा था, वो बहुत जल्द डर जाती थी, सहम जाती थी। खालदा बेगम बाहर गई, गेट खुला तो सब बहुत से आदमी हिफ्सा के तयाजान और फैज़ान खड़े थे। क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों मेरे घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं? खालदा बेगम चीखी, क्या बोलता मैंने तुझे कि ये घर मैं खाली करवा कर रहूँगा तुझसे। चल शाबाश, अपनी बेटियों को लेकर और निकल यहाँ से। अब्बास खान ने खालदा के होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे और मेरे बच्चियों को सर से छत छीनना चाहते हो ना, तो ये मत भूलो कि तुम्हारे घर में भी एक बेटी और तुम्हारी बीवी है। खालदा बेगम ने तलक लहजे में कहा। तो अब्बास खान ऊंची ऊंची हंसने लगा। ये घर मैं अपनी बेटी के नाम कर दूंगा और उस जहेज में दूंगा, समझी? चलो अंदर जाओ और उसका सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दो। फैज़ान ने ऊंची आवाज़ में अपने साथियों से कहा। खालदा बेगम भागते हुए अंदर गई। उसने जहन में अचानक मोमना का ख्याल रखा। मोमना, वो फ़ौरन उसके कमरे में गई तो देखा वो एक कोने में बैठी रो रही थी। उसने झट से उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी मत खोलिएगा दरवाज़ा। मोमना, आज नहीं तो कल इन जालिम लोगों ने हमारे साथ यही करना था। खालदा बेगम ने मोमना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे से जब बाहर हैं तो अपने घर की चार दीवारी को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चल चल निकल यहाँ से, बहुत रह ली तुम लोगों ने इस घर में। अब यहाँ मेरी बेटी और दामाद रहेंगे। ये कहकर अब्बास खान ऊंची ऊंची हंसने लगा। ये घर मेरे शौहर ने दिन रात मेहनत करके बनाया है, हमारे लिए हलाल की कमाई से। तुम्हारी बेटी को कभी भी इस घर में रहना नसीब नहीं होगा अब्बास खान। खालदा बेगम ने चीखते हुए ये कहा और मोमन को लेकर वहाँ से चले गई। हारिस और मेरा दोनों के चेहरे बहुत मुरझाए हुए थे। हारिस ICU के बाहर बैठा हुआ था और मेरा अंदर अपनी फूफी को खाना खिला रही थी। हिफ्सा एक पेशेंट को चेक करने में मसरूफ़ थी। जब तुम लोग चले गए थे ना, तो हिफ्सा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उसने काफ़ी देर तक मेरे हाथ दबाए, मुझसे बातें करती रही। आलिया बेगम ने हिफ्सा की तरफ देखते हुए मैरा से कहा। मैरा मुस्कुराने लगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया हिफ्सा तुम्हारा। मैरा बोले, क्या हुआ, किस बात पर शुक्रिया? हिफ्सा ने हैरानगी से कहा, तुमने मेरी प्यारी माँ जी का ख्याल रखा इसलिए शुक्रिया बोल रही हूँ। मैरा ने कहा, अरे शुक्रिया की क्या बात है इसमें, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, और वैसे भी बहुत अच्छी है तुम्हारी माँ जी। हिफ्सा और मैरा ये बातें कर रही थी कि अचानक हिफ्सा के मोबाइल पर बेल बजने लगी। 1 मिनट, ये कहकर हिफ्सा अपने टेबल के पास गई और मोबाइल पकड़ा। खाला की कॉल। हेलो जी खाला। हिफ्सा, बेटा मैं और मोमना तुम्हारी खाला की तरफ है, जल्दी से वहाँ आ जाओ। खालदा बेगम बस रोई जा रही थी। अम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? हिफ्सा अपनी अम्मी को रोती हुई देखकर परेशान हो गया। अम्मी कुछ बोलने बताए, मुझे क्या हुआ? हिफ्सा चीखी तो सारे पेशेंट हिफ्सा की तरफ देखने लगे। क्या हुआ है, ऐसे खामोश क्यों खड़ी, कुछ तो बोलो। मैरा ने हिफ्सा को बाजू से पकड़कर हिलाते हुए कहा, जो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे हिफ्सा कॉल सुनने के बाद गहरे सदमे में चली गई। वो मुझे घर जाना है और भी जाना है। वो एकदम बोली, क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बताओ, किसकी कॉल, क्या हुआ, क्या बात है? वहाँ पर मौजूद सब लोगों से पूछने मर वो अनजान बनी सबको बस देखे जा, किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो ICU रूम से निकली और सीधी बाहर की तरफ भागी। सब लोग हिफ्सा को देख रहे कि ऐसे अचानक क्या हो गया। वो बाहर गई तो तेज़ बारिश हो रही थी और दूर दूर तक कोई रक्षा नज़र नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको दिल चला था वो किसी गाड़ी के नीचे आकर मार जाए। वो ये लम्हात ना जाने कैसे गुजार थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उनका अपनी माँ और बहन के पास चली जाए। अल्लाह मेरी मदद करे। हिफ्सा ने आसमान की तरफ देखा, आंखें बांध के लंबा सांस ली। मुझे हौसला दे, मुझे हिम्मत दे मेरा मौला। इतनी तेज़ बारिश, ऊपर से कोई रक्षा भी नहीं आता, मैं कहाँ जाऊँ? वो यहाँ वहाँ देखती हुई बोली। दूर दूर तक उसे कोई रक्षा हॉस्पिटल की जानिब आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसने आंखें बंद की और हिम्मत कर पानी में अपने दोनों पैर रखे। इतने में हर मजा तो हिफ्सा की नज़र फ़ौरन गाड़ी वाले पर पड़ी। हिफ्सा ने गौर से उसे गाड़ी से उतरते हुए, ये तो वही लड़का है, मैं इस वक्त उसके मुंह नहीं लगना चाहती बिल्कुल भी। वो बोल पड़ाई, ये तो वही लड़की जिसने मुझे पेंसिल चबोई थी, कहाँ जा रही है इतनी बारिश में? हारिस ने कहा। हिफ्सा ने उसे इग्नोर करके वो भी मुंह बनाकर अंदर की तरफ बढ़ा। नहीं तो ना से। हिफ्सा 2 कदम आगे को चलते उसे महसूस हो जैसे पानी में कोई नरम सी चीज़ उसके पैर को छुई हो। उसने ज़ोर से चीख मारी और वापस उसी जगह पर जाकर खड़ी हुई। हारिस उसकी चीख सुनकर डर गया और वापस मुड़ा। तुम पागल हो क्या, कितनी अजीब हरकतें करती हो तुम? हारिस सर्द लहजे में बोला, तुम्हें मसला क्या है आखिर? मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? पहले मैं इतनी परेशान हूँ यहाँ पर, तुम हो कि मुझे बातें सुनाने लग गए हो। हिफ्सा सर्द लहजे में, क्यों परेशान हो? फिर से किसी को पैसे चबोई है क्या तुमने? हर कोई हारिस नहीं होता जो बर्दाश्त कर ले, समझी? हारिस ने अपने सीने पर थपकी देते हुए कहा। तो हिफ्सा की हंस से निकल गई। क्या है, हंस क्यों रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब भी तो तुम कह रही थी मैं परेशान हूँ, अब तुम्हारे दांत निकल रहे हैं। उसकी बातों से जैसे हिफ्सा सब कुछ भूल गई हो। मैं वाकई बहुत खुशी कहकर वो फिर से आगे बढ़कर रक्षा का वेट करने लगी।
वो पिछड़ा हिफ्स को देख रहा था। हारिस बिल्कुल भी खड़ूस या अकड़ू नहीं थे, यही वजह थी सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। इस वक्त तुम्हें कोई रक्षा नहीं मिल गई मैडम, कहाँ जाना, मैं छोड़ता हूँ। हारिस मुझे पीछे से बोला। उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है और मुझे पूरा यकीन है रक्षा ज़रूर आएगा और 2 मिनट के अंदर अंदर आएगा। चलो भाई, जहाँ इतने बर्दाश्त किया वहाँ 2 मिनट और सही। हारिस अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। मैडम आ जाओ, आज ना ही ये बारिश रुकेगी और ना ही यहाँ कोई रक्षा आएगा, जहाँ जाना है मैं छोड़ आता हूँ। वो उसे वहाँ खड़ी खड़ी घूरने लगी, पीछे ही पड़ गया है मेरे। हिफ्सा उसे घूर रही थी और वो हिफ्सा को गाड़ी में बैठने के लिए इशारा कर रहा था। आ जाओ जल्दी से, उसके लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एकदम बिजली कड़की तो हिफ्सा भागती हुई आई और गाड़ी में बैठ गई। हारिस हंस लगा। अब भी तो आई हो ना, पहले आ जाती, कब से बुला रहा हूँ, ये बताओ कहाँ जाना है। हिफ्सा उसका मुंह देखने लगी। ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों बैठी हूँ इसकी गाड़ी में, ये मुझे क्या हो गया। हेलो, कहाँ जाना है, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। हारिस ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, वो मुझे अपनी खाला के घर जाना है, यहाँ से लिफ्ट ले लूँगा, ले लो, आगे मैं बता दूँगी। यहाँ से लेफ्ट ले लो, आगे मैं बता दूँगी। एकदम से इतनी परेशान क्यों होगी हो, बेफिक्र रहो, तुम्हें सही सलामत पहुँचाऊँगा तुम्हारी खाला के घर। हिफ्सा ने उसकी तरफ देखकर फिर सामने देखने लगी। वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो तुम कह रही थी कि तुम परेशान हो, क्या हुआ है, अगर चाहो तो बता सकती हो। हारिस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हिफ्सा का मोबाइल फिर से बाजने लगा। 1 मिनट, मेरी अम्मी की कॉल है, ये कहते हुए हिफ्सा ने कॉल अटेंड की। अम्मी मैं बस आ रही हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कोई रक्षा भी नहीं मिल रहा था इसलिए लेट हो गई हूँ। हिफ्सा बाजी जल्दी से आ जाए, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, जल्दी से आ जाए। मम्मा रो नहीं प्लीज़, मैं बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। हिफ्सा ने परेशान लहजे में कहा, प्लीज़ गाड़ी तेज चलो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। हारिस झट से बोला, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी। ये कहते हुए हिफ्सा की आंखों से आंसू बहने लगे। बताओ, मुझे हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी को हल करने की कोशिश कर सकूँ, इतबार रखो मुझ पर। मेरे तैजन हमसे हमारा घर छीन कर अपनी बेटी को देना चाहते थे बहुत अरसे से, और आज उन्होंने ये काम कर ही दिया। मेरी अम्मी और छोटी बहन को घर से निकाल दिया। मेरा जी चाह रहा है अपने तय को नोच लूँ, जान से मार दूँ उन्हें। हिफ्सा सख्त लहजे में रोती हुई बोले, ये तो बहुत गलत किया तुम्हारे ताया ने। अम्मी और बहन कहाँ पर हैं इस वक्त, अब्बू कहाँ होते हैं तुम्हारे, और भाई, भाई नहीं है मेरा, मेरे अब्बू दुबई में होते, उन्होंने हमारे लिए अपने भाई बहन के लिए सारी ज़िंदगी बाहर ही गुजार दी। वो सिर्फ हम सब की खुशियों के बारे में सोचते, मगर फिर भी उनके भाई हमें जीने नहीं देते हैं। रो नहीं, चुप हो जाओ, मैं मदद करूँगा तुम्हारी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास में ही एक टाउन है, वहाँ पर हमारा एक घर है, तुम लोग वहाँ रह सकते हो। नहीं, मेरी अम्मी और बहन खाला की तरफ है, मेरी खाला बहुत अच्छी है, अभी उन्हीं की तरफ जा रही हूँ मैं। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बिला झुझक कह सकती हो। मानना कि हम अजनबी हैं, एक दूसरे को जानते तक नहीं है, यहाँ तक नाम भी नहीं जानते। हिफ्सा उसकी तरफ देखने, हारिस नाम है मेरा, तुम्हारा, मुझे जॉब करते हो 2-2.5 साल हो, आज तक किसी मालिक से इस तरह बात नहीं की मैंने, जिस तरह तुम्हें सब बता दिया। आज तक किसी के साथ इस तरह गाड़ी में बैठ कर नहीं गए जिस तरह आज तुम्हारे साथ बैठ कर आई हूँ। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारा घर वापस दिलवाने में मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा शुक्रिया, इतनी तेज़ बारिश में तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने, ये कहकर हिफ्सा गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। हारिस भी वापस हॉस्पिटल चला गया। आज की पूरी रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तुम मुझे खुश रखो दिल नशीन, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। पैसों के लालच में बहुत सी औरतें उसके साथ रहने को तैयार थीं। शौकत खान आज एक 28 साल की लड़की को अपने साथ लिए घूमता, जैसे पहले भी वो 3-4 बार मिल चुका था। अपने प्यास बुझाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता। वो उस लड़की के साथ आज की रात गुजारने वाला था। रात के 11 बज रहे थे। शौकत खान और वो लड़की मैरीन एक फार्म हाउस में मौजूद थे। शौकत खान बहरलान में बैठा मौसम में एंजॉय कर रहा था। यहाँ हम पास बैठो मेरे। उसके हाथ में शराब का गिलास था और वो काफ़ी हद तक नशे में डूब गया था। लाल रंग का जोड़ा पहने, लाल रंग की लिपस्टिक लगाए, वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। मेरी जान, एक बात तो बता दो आज मुझे। जी मेरी दिल नशी, 2, 4, 5 पूछो ना, सब बताऊंगा। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे बेहद की जायदाद आखिर किसके नाम है? कहीं तुम्हारे बेटे के नाम तो नहीं? मेरा सब कुछ मेरे नाम है, सब कुछ मेरा है। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, नहीं दूँ मैं किसी को भी कुछ नहीं। वो नशे में बोला। मैरीन बस यही सुनना चाहती उसके मुँह से। ये सुनकर उसका दिल खुश हो गया। उससे किसी भी तरह अब बस हर चीज़ मुझे अपने नाम करवानी है। वो बोर्ड बुलाती हुई उसके बाहों में आकर बैठ गई और उसके सीने पर हाथ अपना सर रख लिया। शौकत खान, मुझे यूँ लगता है जैसे अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। वो मस्कराना अंदाज में उसकी तरफ देखती हुई बोले। उसने एक घूंट शराब का पिया और मैरीन के होंठों को चूमने लगा। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, तुम मेरे पास ही रहो ना मैरीन। वो उसकी जुल्फ में खोदता हुआ बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और जानती हो मुझे तुमसे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो उसके करीब होते हुई बोली, शादी भी का लगे, इतनी भी क्या जल्दी है दिल नशीन।
शौकत खान उसे अपनी बाहों में दबोचते हुए बोला। असजद और पाकीज़ा हॉस्पिटल हारिस की अम्मी की तबीयत का पूछने आए थे। असजद और पाकीज़ा बहुत अच्छे दोस्त थे। हारिस के ये लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कॉल करो हारिस करो, कॉल करो हारिस करो, कहाँ रह गया है वो बदतमीज़। पाकीज़ा ने कहा, कर तो रहा हूँ उसे, कॉल नंबर ही बंद जा रहा है उसका। आने दो ज़रा, उसे देखना कैसे मारूंगी पकड़ कर हर जगह। ये बंदा हमें इंतज़ार करवाता है। पाकीज़ा काफ़ी सियासतमंद थी। असजद अली और हारिस के साथ हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती थी। इन तीनों को बहुत बार पाकीज़ा ने यूनिवर्सिटी से सस्पेंड होते हुए बचाया। अली को कॉल करो, हो सकता है हारिस उसके साथ हो। अली लाहौर गया है काम से। तुम्हें जल्दी किस बात की, सब्र नहीं होता क्या तुमसे? असजद ने सर्द लहजे में कहा, मुझे भूख लगी है, मौसम देखो कितना प्यारा है, हमें बाहर जाकर कुछ अच्छा सा खाना चाहिए, मगर हम यहाँ मिस्टर हारिस खान का इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 40 मिनट से। उफ, अभी तो तुमने ऑरेंज जूस पिया था रास्ते में यहाँ आते हुए, इतनी जल्दी तुम्हें भूख भी लग गई है? असजद ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर 5 मिनट तक वो ना आया मैं यहाँ से निकल कर चली जाऊँगी। वो मुंह बनाकर एक तरफ जाकर बैठ गए।